डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने अपना कार्बोकैटायन स्टार्ट किया था और जिसमें हमने उसके जनरेशन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैन बी नोन बाय द मेजरमेंट ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स को अपना बेस बनाएं, तो अगर हमें कार्बोकैटायन की हाइड्राइड एफिनिटी को देखना है, मतलब स्टेबिलिटी को अगर हमें देखना है, तो फिर हम हाइड्राइड एफिनिटी को मेजर करते हैं। अब वो हाइड्राइड एफिनिटी है क्या? हाइड्राइड तो आप लोगों ने जानते ही होंगे, एच पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको हाइड्राइड बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई कार्बोकैटायन, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट होंगे और हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एल्केन बन रहा है हमारा यहाँ पर। तो इस समय हाइड्राइड एफिनिटी क्या हुआ? जब ये हाइड्राइड इससे जाकर जुड़ा, तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम हाइड्राइड एफिनिटी बोल देते हैं। इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा जी नॉट होगा, मतलब जो भी एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम हाइड्राइड एफिनिटी बोलते हैं। और इसी हाइड्राइड एफिनिटी के बेस पर हम किसी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। इसका जनरल सा फॉर्मूला अगर देखें, देखो स्टेबिलिटी, अगर हमारी स्टेबिलिटी और हाइड्राइड एफिनिटी कुछ ऐसे होती है, दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है कि अगर किसी की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की, तो उसकी हाइड्राइड एफिनिटी कम होगी। देखो कैसे। अब आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक कार्बोकैटायन है। ठीक, अगर ये H माइनस यानी हाइड्राइड इससे बहुत इजीली जुड़ जाए, तो बहुत इजीली कब जुड़ पाएगा? यानी ये R प्लस इस, या फिर हम ये कहें ना कि R प्लस H माइनस से इजीली जुड़ जाए, तो अगर ये आसानी से इससे जुड़ जाएगा, दोनों के बीच में इजी सा अट्रैक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा कि हाइड्राइड एफिनिटी बहुत ज्यादा, मतलब अमाउंट जो एनर्जी का रिलीज होगा वो बहुत ज्यादा रिलीज होगा। ठीक, ठीक है, तो ज्यादा अगर हाइड्राइड एफिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा लेस स्टेबल है या हाईली रिएक्टिव है, हम एक ही बात कह सकते हैं। देखो, दोनों के बीच में अगर इजी इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब R प्लस हमारा यानी कार्बोकैटायन हमारा हाईली रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी वो भी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, अगर ये तो किसी भी आप आयन के लिए बोल सकते हैं, कोई भी आयन अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी हमेशा कम होगी। और रिएक्टिविटी अगर ज्यादा है, तो वो H माइनस से बहुत इजीली रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होने का मतलब बहुत इजी इंटरेक्शन हो रहा है। और जितना इजीली वो जुड़ जाएगा या जितनी रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो यहाँ पर निकालेगा एनर्जी का। तो इसका मतलब हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो R प्लस है वो हाईली रिएक्टिव है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो हाईली रिएक्टिव है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी लीस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो लीस्ट स्टेबल है, तो लीस्ट स्टेबल से हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू क्या निकली? बहुत ज्यादा निकली। ठीक है, उसकी और ज्यादा हो भी रही है। हमने यहाँ बताया भी कि हमारी, अगर हमारा ये हाईली रिएक्टिव है, तो हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा निकल रही है। तो इसलिए दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हाइड्राइड एफिनिटी प्रोवाइड्स अ थर्मोडायनेमिक बेसिस फॉर द कंपैरिजन ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो ना, जैसे बुक से मैंने ये उठाया था, तो बुक में क्या है, इस सबकी हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मैंने वो टेबल नहीं ली है वहां से, क्योंकि हमें वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं। पर इन केस अगर कभी ऐसा हो जाए कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिले और कहीं पर हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू दी हुई हो, बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि जिसकी भी हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी वो लीस्ट स्टेबल होगा, जिसकी हाइड्राइड एफिनिटी की वैल्यू कम होगी वो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। तो फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट लेस इज द वैल्यू फॉर हाइड्राइड एफिनिटी, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ, तो जब ज्यादा स्टेबल हुआ तो इसका मतलब कम रिएक्टिव हुआ, तो वो H माइनस से उतना इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। जितना इजीली रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी हाइड्रोजन एफिनिटी की वैल्यू कम है। और जितनी इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब वाइस वर्सा, उसकी जो स्टेबिलिटी है उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, किसी भी कार्बोकैटायन और हाइड्राइड एफिनिटी, मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और हाइड्राइड एफिनिटी के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अरे बाप रे, मुझे जाना था नेक्स्ट पेज पर। अच्छा, ये मेरा वो पुराना वाला खुल गया है। हाँ, ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको जो समझाया था ना, ये सब उससे खुलेगा।
ये हम आगे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायंस की। ठीक है, एल्काइल कार्बोकेटायंस आप कई बार से मतलब आपने प्रीवियस क्लासेस में बीएससी वगैरह में देखा भी होगा कि अगर हम देखो कैसे बनते हैं वो, ये तो हमारा हो गया मिथाइल कार्बोकेटायन। इसके अगर हम एक एच को रिप्लेस कर दें, उसकी जगह एक मिथाइल ग्रुप लगा दें, यानी हम कर दें CH2 और CH3, और CH2 पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा बना प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक, फिर एक और H को रिप्लेस कर दे मिथाइल से, तब क्या बनेगा हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, और अगर बाकी बचा H भी रिप्लेस कर देंगे तो हमारा बनेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये तो आपको बहुत बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि जिस भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच्ड है तब हम उसे प्राइमरी कार्बोकेटायन कहते हैं। अगर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो दो और कार्बन से अटैच्ड है तब हम उसे सेकेंडरी बोलते हैं। और वही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अगर तीन कार्बन से अटैच्ड है तो हम उसे टर्शरी बोल देते हैं। ठीक है, और ये सिंपल हमारा मिथाइल कार्बोकेटायन होता है। तो जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। अब ये ऑर्डर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे इसे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर, और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो, कोई भी चार्ज हो, ये बात सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की नहीं है, अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो हम हमेशा उसको मैग्नीट्यूड देखते हैं उसका। ठीक है, हमें किसी भी चार्ज स्पीशीज का मैग्नीट्यूड जो है वो कम चाहिए, यानी उसकी मात्रा समझ लीजिए आप, उसकी मात्रा जितनी कम होगी, ठीक, तो इसका मतलब वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, और वो जितना ज्यादा डीलोकेलाइज होगा, डीलोकेलाइज मतलब किसी जिस कार्बन पर वो है, अगर फिर हम उसकी एक रेजोनेटिंग फॉर्म बनाए वो किसी दूसरे स्पीशीज पर, दूसरे एटम पर चला जाए, तो हम इसको बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। एक जगह से दूसरी जगह पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का शिफ्ट लाना, किसी भी चार्ज के लिए है ये बात, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चाहे नेगेटिव चार्ज ही क्यों ना हो, अगर वो डीलोकेलाइज हो रहा है इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो हमें ना किसी भी चार्ज के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए होता है कम, ठीक, और डीलोकेलाइजेशन चाहिए होता है ज्यादा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के लिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके बेसिस पर कि स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे है वो स्टेबिलिटी, किस पर डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर। स्टेबिलिटी हमेशा उतनी, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इनमें भी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात बेटा हमेशा के लिए याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसको जनरली बच्चे याद नहीं कर पाते हैं, मतलब समझ नहीं पाते हैं, याद तो खैर है ही, समझने की जरूरत है। तो मैग्नीट्यूड से आप ये समझ लीजिए कि उसकी मात्रा को हम किस तरह से कम कर पाए, तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो कैसे हम यहाँ उस मैग्नीट्यूड को कम कर पा रहे हैं। एज द एल्काइल ग्रुप्स हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, CH3 जो होता है हमारा, यानी जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का मतलब इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने वाली। ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसको कि हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ये होता है। तो आई होप कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा हुआ होगा। तो दे डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द पॉजिटिव कार्बन एंड हेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। देखो कैसे, किसी, ये एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, ठीक है, इससे अगर सारे H जुड़े हुए हैं जैसे कि हमारा मिथाइल, तब तो ठीक है, जैसी भी इसकी स्टेबिलिटी है। अगर हम क्या करें, किसी एक को CH3 बना दे, तो क्या होगा, CH3 में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है। तो ये क्या कर रहा है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, और अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों था, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और वही इलेक्ट्रॉन इसे पीछे से मिलने शुरू हो गए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज घटेगा या बढ़ेगा, ये आप खुद से सोचिएगा। तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज की उसके पास कमी थी वही चीज उसे पीछे से मिल रही है, तो कमी तो पूरी हो रही है ना। जैसे हमारे पास पैसों की कमी हो, कोई हमें पैसे दे दे तो हमारी पैसों की कमी तो पूरी हो गई, तो इसका मतलब हम स्टेबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ समझाई हुई है। तो अगर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो वो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है। तो इसका मतलब CH3 कार्बोकेटायन यानी मिथाइल कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में ये वाला कार्बोकेटायन यानी जो प्राइमरी है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल ग्रुप के कार्बन के कंपैरिजन में ये प्राइमरी जो हमारा कार्बोकेटायन है उसका कार्बन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और तो इसीलिए यहाँ पर CH3 से ज्यादा स्टेबल हमने प्राइमरी को बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ देख रहे हैं आप। अब मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे वाले को भी CH3 बना दे रही हूँ, यानी अब मैं इसको क्या बना दे रही हूँ, ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया। अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन में तो दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो ये दूसरा मिथाइल भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा। पहले प्राइमरी में तो उसे सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। सेकेंडरी में क्या होगा, दोनों मिथाइल उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो अब उसे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे। जब उसे पहले के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो यानी पहले प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी की स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई, इसीलिए हमने ये साइन ऐसा बना रखा है। ठीक, फिर हम तीसरा भी मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं। तीसरा मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन देगा, तो सेकेंडरी के कंपैरिजन में अब ये टर्शरी बन गया है, सेकेंडरी के कंपैरिजन में इसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने लगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसका मैग्नीट्यूड और ज्यादा कम होगा, जितना मैग्नीट्यूड कम होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए टर्शरी जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप। ये चीज ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर उससे जुड़े हुए हों तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो और इसे समझ लो। याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझने की जरूरत है कि भाई जिस चीज की कमी है वही कमी देने, उसी कमी को पूरा करने वाले अगर ग्रुप उसके पास आ जाएंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा ही कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा इसकी स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो यही चीज इसमें बताई गई है। देखो प्लस आई पावर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रखा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। प्लस आई पावर तो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा, ये थोड़ी कम है, ये और कम, ये और। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए बेटा, इसको डिक्रीजिंग कर लेना है। भगवान, मैंने भी ना बुक वाला तभी की तभी ऐसा छाप देती हूँ मैं, फिर देखती हूँ तब जब समझा रही होती हूँ। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है प्लस आई, इसीलिए तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो लगा रखा है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, फिर ये प्राइमरी है, और ये हमारा मिथाइल है। और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो अगर भाई प्लस आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, प्लस आई यहाँ पर कम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही है, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कम होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज उससे भी कम होगा, इसका तो सबसे ही कम होगा। नहीं, मैंने उल्टा बना दिया फिर से, ओफो, सबसे ज्यादा कम होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा कम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका सबसे ज्यादा कम है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसको तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है मिलते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह तो ये मैग्नीट्यूड जो है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सबसे ज्यादा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सबसे कम होगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, मिथाइल के केस में पहले तो सबसे पहले मैं इसी रब कर, ठीक, तो आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं बस। तो देखो अगर ये वाला ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहां से यहां चल रहे हैं अब अगर हम, तो स्टेबिलिटी का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है और इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का चला, और प्लस आई पावर का ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये चीज ध्यान रखना, ये डिक्रीज, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट सबसे कम है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। ठीक, तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ सेम क्लास ऑफ एल्काइल कार्बोकेटायन,
proportional to number of carbons in कार्बोकैटायन। देखो सेम टाइप मतलब ये हमारा कार्बोकैटायन टर्शरी है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से 1, 2 और 3 कार्बन जुड़े हैं। ये वाला भी टर्शरी है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से फिर 1, 2, 3 जुड़े हुए हैं और ये भी हम ये तो हमारा टर्शरी है ही। ठीक, अब हमें ये देखना है इनमें ये क्योंकि सेम क्लास है, तीनों ही टर्शरी है। टर्शरी में भी अगर हमें चेक करने को है किसकी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है तो फिर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें काउंट करने हैं। देखो इस वाले पहले वाले में यहाँ पर अगर ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन है, ठीक? यहाँ पर देखें तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन है। तो जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए ये जो पहला वाला है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और बाद वाला सबसे कम। तो ये तो था मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड जितना कम होगा पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक? डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर बता सकते हैं, दूसरा हम बता सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पर। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को बताता है, हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी डीलोकलाइजेशन को बताता है। द स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायंस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ अ CH bond can be delocalized into the unfilled p orbital of the positive carbon, thus spreading the charge all over the alkyl groups। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये इसके लिए मैं पूरा वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन पहले वीडियो देख कर आइएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, और अगर आपको सब पता है तब तो फिर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से ये भी CH3, ये भी CH3, इस CH3 को बस मैंने खोल के लिख दिया है ये समझाने के लिए कि कैसे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच्ड जो CH बॉन्ड है वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन शो करते हैं। देखो ये सिग्मा बॉन्ड मैं अगर यहाँ मूव करा दूं तो ये तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से खत्म हो जाएगा और H पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसको आप और कैसे समझ सकते हैं, इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं। भाई ये वाले बॉन्ड को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं तो इस कार्बन पर तो आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बॉन्ड यहाँ से खत्म। और ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो ये इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन सॉरी कोई बॉन्ड नहीं रह गया, तो ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते थे, क्योंकि अब जो है हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ पर कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ये H प्लस जो है अटैच्ड होके रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसके 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या चाहिए, जो भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उससे जो एडजेसेंट कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। इन हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बन पाएंगी। देखो कैसे, अभी ये डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिखा रखा है ना, ये हमने क्या कर रखा है, मैं CH2 को ऐसे लिख दूं, ये CH2 ये ऐसे और यहाँ पर H प्लस। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना रखा है, ये कार्बन है, यहाँ पर CH3 और ये CH3। अब मैं इसकी एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकती हूँ, कैसे, मैं जब इसको यहाँ शिफ्ट करा दूं, यहाँ शिफ्ट कराने से क्या हो जाएगा, ये तो CH बन जाएगा, यहाँ पर H प्लस रहेगा, ये H रहेगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर भी बॉन्ड है। फिर मैं तीसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकती हूँ, मैंने इसको यहाँ घुमा दिया, यानी कि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से कितने CH बॉन्ड जुड़े हुए हैं या फिर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इतनी फॉर्म बन पाएंगी। एक CH3 में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका मतलब इस वाले CH3 से 3 फॉर्म बन पाई, ऐसे ही इस वाले CH3 से 3 बनेंगी और ऐसे इस वाले से 3 बनेगी, और एक तो ये है ही। अब कुल मिलाकर 9 तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगी और कुल 10 जो होती है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें हम इसको भी काउंट करते हैं, जो फर्स्ट वाला ना इसको भी काउंट करते हैं, ये भी तो रेजोनेटिंग फॉर्म है। तो कुल मिलाकर 9 तो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनती है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। ठीक है, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे पॉजिटिव चार्ज से अटैच्ड पहला कार्बन देखना है और उससे अटैच हाइड्रोजन काउंट करना है हमें सिर्फ। तो यहाँ पर 9 हाइड्रोजन है, 3 प्लस 3 और ये भी 3, तो 9 हाइड्रोजन है, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म और 10 होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो टर्शरी के केस में हमारे पास टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए। ठीक, अब सेकेंडरी, सेकेंडरी में देखो ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए
कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 3, तो यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कुल मिलाकर कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनी? 6। और रेजोनेटिंग हमेशा +1 होता है क्योंकि हम इस वाले स्ट्रक्चर को भी काउंट करते हैं। तो कुल मिलाकर 7 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक। यहाँ पर प्राइमरी के केस में क्या है? इस वाले पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से खाली 3 अल्फा हाइड्रोजन है और एक ये फॉर्म हुई, तो कुल मिलाकर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक। बनेंगे वैसे ही स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले बनाया है, बिल्कुल वही इसमें हमें वो करना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से बॉन्ड खत्म हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ये वाले बॉन्ड को हम यहाँ शिफ्ट करा सकते हैं। एक तो ना बच्चे एरो भी बहुत गलत बनाते हैं। अभी हम लोग एमएससी का सेमिनार कर रहे थे, मैंने देखा वहां पर बच्चे ने एरो ही गलत बना रखा है। बेटा एरो हमेशा जहां इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां से शुरू होता है और जहां इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहां हमेशा खत्म होता है। तो हमेशा अगर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा एरो ऐसे बनेगा। यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एरो हमेशा ऐसे बनेगा। यहाँ कोई बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो एरो हमेशा ऐसे। पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमेशा एरो बनता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म होंगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब देखो डीलोकेलाइजेशन से मतलब क्या हुआ। पहले हमने देखा, पहले वाले स्ट्रक्चर में कार्बन पर था पॉजिटिव चार्ज, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन पर पहुंच गया, यानी डीलोकेलाइज हो गया। अगर पॉजिटिव चार्ज किसी और एटम पर चला जाए तो हम उसे कहते हैं डीलोकेलाइजेशन। तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो रेजोनेटिंग फॉर्म बना पाएगा और उतना ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी देखो किस चीज से जुड़ी हुई है? स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है हमारी एनर्जी से। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम। अब तुम ये देखो पॉजिटिव चार्ज जो है डीलोकेलाइज हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे डीलोकेलाइज हो रहा है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है मूव कर रहे हैं। इसको किसी भी बहुत आराम से, मतलब इसको बहुत आसान सी भाषा में अगर मैं समझाऊं, अगर हम लोग भी मूवमेंट करेंगे ना, चलना शुरू, एक जगह बैठे हुए हैं, तो हमारे अंदर क्या है, एनर्जी बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जब हम चलना शुरू करेंगे तो हमारी एनर्जी खर्च होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी अगर खर्च होगी तो फिर धीरे धीरे हम थक जाएंगे। ठीक, और अगर हम थक गए तो फिर हम एक जगह बैठना पसंद करेंगे। तो एनर्जी क्योंकि खर्च होती चली जा रही है तो इसलिए हम एक जगह बैठना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है? क्योंकि एनर्जी जो है वो कम होती चली जा रही है। खर्च किस चीज में हो रही है? मूवमेंट में खर्च हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मूव कर रहे हैं इसलिए एनर्जी जो है खर्च होती जा रही है और अपनी खुद की एनर्जी उनकी कम होती चली जा रही है। ओवरऑल मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है खर्च होती है और उसकी अपनी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। एनर्जी जितनी कम होगी इसलिए मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी जो है ज्यादा आती है। तो इस चीज को बेटा ध्यान रखना अपने आप से। हमारे अंदर भी यही बात है, हमारे अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा हम एक्टिव रहेंगे, स्टेबल कम रहेंगे। ठीक है, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा एक्टिव होना, कम स्टेबल होना। ठीक, तो आपको समझ में आएगा डीलोकेलाइजेशन से हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डीलोकेलाइजेशन जितना ज्यादा होता है किसी भी चार्ज का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका जो है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक, फिर ये आगे मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1 कर लो तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो ये तो थी एल्काइल कार्बोकैटायन की। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल कार्बोकैटायन। सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिस भी कार्बन, देखो इफ अल्फा एटम विद रेस्पेक्ट टू ट्राइवेलेंट कार्बन हैज वन और मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा एटम से क्या मतलब होता है? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जुड़ा हुआ पहला एटम। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन जो है पहला एटम है, नीचे वाले केस में ऑक्सीजन पहला एटम है, तो इसको हम अल्फा एटम बोल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अगर अल्फा एटम पर एक या एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, देन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली स्टेबलाइज अ कार्बोकैटायन। कैसे कर सकते? देखो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं यहाँ मूव करा सकती हूँ। तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, और उससे क्या होगा, नाइट्रोजन या ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसलिए नाइट्रोजन पर तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये यहाँ पर हम बॉन्ड बना रहे हैं तो अब कार्बन के देखो इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करो, कार्बन के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ठीक, ये एक, ये दो और बाकी के दोनों हाइड्रोजन, तो उसके तो पूरे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस वाली स्पीशीज में अगर आप देखें, और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो खत्म हो गया है। तो इससे, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ये अल्फा एटम है जिस पर की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या करा,
पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर दिया, और जब भी पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा कार्बोकेटायन हमारा स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले केस में इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट करा दूं तो यहाँ तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इससे हमें बस यही चीज पता चल रही है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो इस तरह से भी हम स्टेबिलिटी को बता सकते हैं कि अगर कार्बोकेटायन से अटैच्ड अल्फा एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो भी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को मतलब कार्बोकेटायन को स्टेबल कर सकते हैं। Although these structures have a positive charge on more electronegative atom, they benefit from an additional bond which satisfy the octet requirement of the trivalent carbon. देखो एक और चीज भी है, हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि रेजोनेटिंग फॉर्म वो सबसे ज्यादा अच्छी है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन रेजोनेंस की जो सबसे पहली शर्त है, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जितने भी हमारे पास एटम्स हैं हमारे मॉलिक्यूल में सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी, उसके बाद हम सब चीजें देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है या नहीं है, वो सब कुछ नहीं। हमारा मेन जो रिक्वायरमेंट होता है कि सारे भी जितने भी एटम्स हैं उन सबका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो भले ही इस पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो बहुत अच्छी रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं मानी जा रही है, लेकिन ये किस कंसर्न में, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है, सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट। देखो यहाँ पर जो कार्बन था, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 ये 2 और दो देखो दोनों हाइड्रोजन से, अगर मैं दोनों हाइड्रोजन को बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगी, ये ये और ये, कुल मिलाकर 6 हम बोलते भी है ना कार्बोकेटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये डबल बॉन्ड, ये C, इसको H, ये H, तो कितने, 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हमें क्या चाहिए, सारे ही एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में, बाप रे क्या हो रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ये अच्छी रेजोनेटिंग फॉर्म मानी जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे अच्छा वो जिसमें कि उसका जो है सारे कार्बन जो सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इन दोनों में से ही सबसे अच्छी रेजोनेटिंग फॉर्म हम इसको ही मानेंगे, भले ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, भले ही वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सेकेंडरी चीज है। प्राइमरी मेन चीज हमारी ये है कि सबका ऑक्टेट जो है इसमें कंप्लीट होके आ रहा है, और यही बात हम नीचे वाले स्ट्रक्चर के लिए भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होके आ रहा है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग पावर ऑफ सम ग्रुप्स ये दे रखी है यहाँ पर जिनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्रोजन, जिसके साथ 2 आर जुड़े हुए हैं। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, भाई जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो सब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो ये वो स्टेबलाइजिंग पावर है कि अगर किसी कार्बन से एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है और एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, तो अगर कोई पूछे कि उस कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहले वाले से जुड़ा हुआ कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन तो देखो दोनों ही केसेस में है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ 2 आर जुड़े हुए हैं, तो ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी होगी वो उतना अच्छा कार्बोकेटायन को डोनेट भी कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो इससे ज्यादा तो इसकी पहले वाली की हो जाएगी, ठीक है। फिर ओ आर आ गया, NH2 और ओ आर, या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के ग्रुप और ऑक्सीजन के ग्रुप में नाइट्रोजन क्योंकि ज्यादा अच्छा डोनर है, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ज्यादा अच्छा डोनर होगा। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसलिए नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स को पहले रखा गया है, ज्यादा स्टेबलाइजिंग है, ऑक्सीजन वाले बाद में रखे गए हैं। और ओ आर और ओ एच में कंपेरिजन करें, ओ आर में क्योंकि आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जितना ज्यादा इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा ये कार्बोकेटायन को दे पाएगा। उसके बाद ओ एच, लास्ट में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एफ जो बचा हुआ है। एफ तो क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसलिए वो लीस्ट डोनर होगा, वो बहुत अच्छा डोनर नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेबलाइजिंग पावर है कुछ ग्रुप्स की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स दैट आर सब्स्टिट्यूटेड, अरे बाप रे मेरे तो डायरेक्टली ऑन द cationic कार्बन साइट एंड हैव नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डीस्टेबलाइज, हाय राम, अरे भैया इतनी गड़बड़ हो रखी है। हाँ, तो ये क्या कह रखे हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिनके पास कोई लोन पेयर नहीं है
अगर वो जुड़े हुए हैं, तो वो तो सब डिस्टेबलाइजिंग हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि उनके पास लोन पेयर तो है नहीं देने के लिए और वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ऊपर से, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। हमें तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप चाहिए, ठीक है? तो अगर इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप जुड़ जाएँगे, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं क्योंकि वो उसकी कमी को पूरा कर रहे हैं, उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहे हैं, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। विथड्रॉइंग का मतलब मान लो इससे मैंने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन। तो वो पॉजिटिव चार्ज एक तो पहले से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से खींचने वाला ग्रुप लग गया, तो वो तो इसके पॉजिटिव चार्ज को घटाने की बजाय और बढ़ा देगा। तो जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है? तो ये डीस्टेबलाइजिंग पावर भी कुछ ग्रुप्स की ऐसे लिखी हुई है। नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोन, ये सेंट्रल एटम सब में कार्बन है, तो इनके कंपैरिजन में नाइट्रोजन तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ज्यादा अच्छा खींचेगा, तो NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा अच्छा खींचता है। फिर ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन में यहाँ पर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, तो भैया तीनों फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, तो वो तो बहुत अच्छा खींचेंगे। अब CN और CHO में CN सबसे अच्छा क्यों है? C ट्रिपल बॉन्ड N है और ये C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है? तो ये वाला कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू sp2। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो इसलिए वो उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक? तो ये कुछ ऑर्डर है, आप ध्यान में रखना। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सब इतना सब कुछ आप लिखें कार्बोकैटायन के बारे में, पर मैं ये सब समझा रही हूँ कि ये सब कुछ हो सकता है कभी एमसीक्यूज में कुछ कुछ ग्रुप्स जुड़ के आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल कार्बोकैटायन, ठीक? एलाइल, सबसे पहले तो एलाइल कार्बोकैटायन होते क्या है? एलाइल ग्रुप देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड थर्ड कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इसको हम कहते हैं ये है एलाइल कार्बन। और इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे एलाइल कार्बोकैटायन। तो बेटा ध्यान रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड पहला कार्बन जो होता है उसको हम बोल देते हैं एलाइल कार्बन। विनाइल कार्बन अगर होता तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं इनको हम विनाइल कार्बन बोल देते हैं। ये एलाइल और विनाइल में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो ये दिमाग में बैठा के रखना। अब यहाँ से भी हमारे पास हाइड्रेड एफिनिटी का डेटा है। तो हाइड्रेड एफिनिटी फिर से वही बता रही कि टर्शरी एलाइल जो है ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी जो है कम है और प्राइमरी जो है और भी कम है। तो वो डेटा मैंने यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो बस लिख दिया था इसमें कि टर्शरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी और फिर वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइमरी। अब कैसे होते हैं बस वही हमें यहाँ पर देखना है। तो एनी स्ट्रक्चरल इफेक्ट विच रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट द ट्राइवेलेंट कार्बन विल हैव द इफेक्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग द कार्बोकैटायन। वही है कि हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी बताएंगे आगे जाकर। एलाइल कैटायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग द एडजेसेंट डबल बॉन्ड एंड द CH बॉन्ड। देखो कैसे है। सबसे पहले प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन। प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन में हमने ये नॉर्मल जो एलाइल ग्रुप है वो दिखाई रखा है। अब इसको हम दिखा सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू। देखो ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कराऊं तो इससे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ डबल हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और इस वाले कार्बन पर, भाई मेरा तो पेन आज बहुत ही गड़बड़ कर रहा है सच में, जरा सी भी लाइन में से खींच नहीं पा रही हूँ। तो आपको क्या दिखाना है? इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म दिखाते समय आपने सिर्फ इतना करना है, ठीक है? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पहले तो भाई इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब इस वाले कार्बन पर हो गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारा डीलोकलाइज हो रहा है, उससे हम रेजोनेटिंग फॉर्म बना पा रहे हैं। तो देखो रेजोनेटिंग फॉर्म जितनी ज्यादा बनेगी उतना ज्यादा हमारा जो भी कार्बोकैटायन चाहे कोई कंपाउंड भी क्यों ना हो, रेजोनेंस जहां पर होती है वो हमेशा स्टेबिलिटी देती है क्योंकि वहां पर डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट होता है, मूवमेंट मतलब एनर्जी खर्च होती है, अपनी एनर्जी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी जितनी कम होगी मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो प्राइमरी एलाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी रेजोनेंस इफेक्ट है ही। सेकेंडरी हम कैसे दिखाएंगे? ये तो हमने दिखाई दिया। और इसके CH2 था ना पहले, तो उस एक H को रिप्लेस कर दिया मिथाइल ग्रुप से। स्ट्रक्चर वही बनना है, ये ऐसे आएगा, आपकी बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, तो टू इक्विवेलेंट। वहां पर भी टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग बन रहे थे, यहाँ पर भी टू ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे आया? क्योंकि इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो देगा। तो इसका मतलब प्राइमरी में तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं था, सेकेंडरी में क्या हो गया, एक ग्रुप ऐसा आ गया, तो प्राइमरी के कंपैरिजन में यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट और लग गया, तो ज्यादा स्टेबल हो, जितने ज्यादा इफेक्ट लगेंगे उतने ज्यादा वो स्टेबल होता चला जाएगा, अगर वो उसको पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे हो तो। फिर हम देख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें क्या देखना था, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच्ड पहला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें CH बॉन्ड देखना है कि उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज से अटैच तो भाई ये वाला कार्बन भी है, लेकिन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है sp3 को। ये वाला कार्बन हमारा sp3 है, तो इससे अटैच कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन है 3, तो कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बन पाएंगी, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगी, रेजोनेटिंग कितनी बनेगी, वो 4 बनेगी। तो यहाँ पर 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है बन सकते हैं, और वही स्ट्रक्चर यहाँ बना के दिखा रखे। देखो इसको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ये हम भाई ये CH था, मैंने ऐसे बना रखा है, और यहाँ पर CH3 को अगर मैं खोल के लिख दूं तो मैं ऐसे लिखूंगी, और यहाँ पर अगर मैं रेजोनेंस दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे दिखाऊंगी। तो ये वाला जो CH है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये तो H ऐसे ही रहेगा, और ये H प्लस रहेगा, तो इसलिए ये CH2 और CH2 से के पास में H प्लस लिखा है, बीच में कोई बॉन्ड नहीं है इनके, ठीक है। इसको H को ना कायदे में थोड़ा दूर बनाना है इससे, ये मैंने बिल्कुल ही पास में बना दिया, इसको ऐसे बनाना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट भी आ गया, तो प्राइमरी के कंपैरिजन में ये ज्यादा अच्छा जो है, ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा, ठीक है। ऐसे अगर हम टर्शरी की बात करें, टर्शरी में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो उतने ही बनेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट तो वैसा ही काम कर रहा है जैसा पहले कर रहा था, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और बढ़ गया, सेकेंडरी के कंपैरिजन में भी बढ़ गया, क्योंकि वहां पर एक मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये और ज्यादा स्टेबल कर रहे हैं। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर ये दिखा सकते हैं हम, ये वाला बॉन्ड यहाँ से आ सकता है, तो इसके पास ये 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाली है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये वाली है, और एक रेजोनेटिंग +1 करना है, तो 6 + 1 यानी कि 7 हमारे पास बन जाएंगी। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगी, इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है, तो टर्शरी हमारा जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजीन रिंग से अटैच्ड पहले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बेंजाइलिक कार्बन है। तो हाइड्रोजन एफिनिटी डेटा तो सबका दे ही रखा है, उसमें कोई चीज नहीं बताने वाली चीज नहीं है। तो देखो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म कैसे बना सकते हैं हम, ये जो है यहाँ से जाएगा, तो जब ये यहाँ जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, अब पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर है। तो इसको आप ना ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझा के देख रही हूँ, चार्ज के कंसर्न में भी समझ सकते हो। भाई इस बॉन्ड को आप किसी एक कार्बन पर शिफ्ट कराओ, यहीं पर करा सकते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड तो खत्म, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, जहां पर एरो जाता है वहां नेगेटिव, और जिस आइटम से दूर गया उस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरी रिंग पर फैल जाएगा। मैं इसको यहाँ घुमा दूं तो अब की बार ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर ये बॉन्ड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ घुमाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ बनेगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। मैं बना नहीं रही हूँ सारे के सारे, ये सोचते हुए कि आप लोगों को आता होगा, और अगर आपको ये बेसिक से भी चीज नहीं आती तो बेटा पहले आपको यही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब ऐसे ही हम दिखा सकते हैं, ये तो हमने प्राइमरी टाइप से समझ लीजिए, ये हमारा सेकेंडरी बना। सेकेंडरी में क्या होगा, बस हमने एक H को रिप्लेस कर दिया फिनाइल रिंग से, एक और फिनाइल रिंग आ गई। तो जितनी ज्यादा फिनाइल रिंग होंगी उतना पॉजिटिव चार्ज हमारा उतना ज्यादा डीलोकलाइज होगा। यहाँ पर डीलोकलाइजेशन तो दिखा रखा है, देखो पहले पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पर था, अब पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर पहुंच गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के कार्बन पर पहुंचता चला जाएगा, इस वाले कार्बन पर पहुंचेगा, इस वाले कार्बन पर पहुंचेगा, तो पूरी बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है। जब 2 बेंजीन रिंग होंगी तो ये दोनों बेंजीन रिंग पर डी, तो यानी कि पहले के केस में दूसरे में ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, फिर तीसरे में तो 3 बेंजीन रिंग है तो और ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, तो इसमें भी जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है यानी टर्शरी वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। अब इसी बेंजाइल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी में ना सब्स्टिट्यूएंट अगर हम ऐड करते हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। देखो कैसे, हमें अगर नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है,
नाइट्रो ग्रुप को हमने ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पर, ये इस टाइप के ना बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो है ही खैर, बाकी कई बार रीजनिंग क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि भाई कोई पूछे कि मेटा नाइट्रो वाला बेंजाइल कार्बोकेटायन जो है वो ज्यादा ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा या तीनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें तो क्या चीज ध्यान रखनी थी, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि एक तो प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर मतलब वही रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, ठीक है। अगर ये दोनों इफेक्ट लग रहे हैं, अगर वो जो ग्रुप्स हैं हमारे जुड़े हुए, अगर वो इस टाइप का कोई ग्रुप पड़ा, इस टाइप के कोई ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले या प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले, तो वो हमेशा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और माइनस आई और माइनस आर, ठीक है, वो हमेशा स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। बस ये चीज अपने दिमाग में बिठाना बेटा, ठीक है। और किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते समय अगर हमारे पास एक से ज्यादा इफेक्ट लग रहे हैं, तो हम सबसे पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो देखो, अगर सबसे पहले एक तो होता है एरोमेटिक, अभी आएंगे एरोमेटिक कार्बोकेटायन, अगर किसी कार्बोकेटायन में एरोमेटिसिटी दिखाई दे रही है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। फिर हमें देखना है मीजोमेरिक इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। हालांकि दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, पर वो मैं कभी डिस्कस करूंगी। अभी फिलहाल तो यही समझ लीजिए कि मीजोमेरिक और रेजोनेंस मतलब एक जैसा, रेजोनेटिंग फॉर्म जिसमें हम बना पाए। फिर हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको ऐसे याद रखना बेटा, किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें ये चीज, ये सब प्लस में चाहिए, ठीक है। यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये समझ लीजिए आप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कोई रेजोनेंस के थ्रू दे रहा है, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू दे रहा है, या इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दे रहा है, ठीक है। और एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अभी अभी हम पीछे देखते आ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एक तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, दूसरा ये माइनस आर, यानी कि रेजोनेंस के थ्रू भी ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो कैसे रेजोनेंस के थ्रू कैसे खींचता है वो भी देख लेते हैं। ये हमने बनाया, ये ऐसे, ये CH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रो ग्रुप को अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पर लगाऊं और मैं इसको खोल के लिखूं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसको ऐसे और ऐसे लिख दीजिए, और चाहे आप इसको नाइट्रो ग्रुप को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन पर, आप देख रहे हैं एक तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे क्या होगा, एक रेजोनेटिंग फॉर्म मिल जाएगी हमें। यही रेजोनेंस इफेक्ट है, बस उसकी हम एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना पा रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से। तो जब मैं इसको यहाँ खींचूंगी तो ये वाला बॉन्ड मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहा ही, देखो CH2 पर आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी गया ये पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या हुआ इसमें। मैंने इस, अब मैं एक बार पेन चेंज करती हूँ, इस चीज को बेटा बहुत अच्छे से समझना, ठीक। ये वाले पाई बॉन्ड, अरे भैया क्या खाक, अच्छे से समझना, दोबारा बना, कोई फायदा नहीं हुआ, बस मैं इतना ही बना दे रही हूँ, ठीक। मैंने इस चार्ज को सपोज, अगर मैंने इस वाले कार्बन मतलब बॉन्ड पर शिफ्ट कराया, ठीक, तो यहाँ से तो ये खत्म हो गया, ठीक। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब भी बॉन्ड से एरो घूमता है, ये डबल बॉन्ड से मैंने एरो ऐसे घुमाया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे ही समझाऊं, दोबारा से देखो, मुझे लगता है बच्चों को ना, मैं इसलिए इसको इतना ज्यादा टाइम लेती हूँ इसको एरो को समझाने में, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को ना समझ में नहीं आता है ये चीज। बहुत गलत सलत एरो बनते हैं, कॉपी भी कई बार चेक करो ना, हमेशा गलत, कभी सही से नहीं लिखते हैं बच्चे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तो कम से कम सही से समझा पाऊँ, कोशिश तो पूरी करती हूँ। तो देखो ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, मैंने बॉन्ड को सपोज यहाँ मूव करा दिया इस वाले कार्बन पर, तो जब बॉन्ड को मैं मूव कराऊंगी तो इससे क्या होगा, इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और इससे जुड़ा हुआ हमारा CH2 है, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ हमारा नाइट्रो ग्रुप है, डबल बॉन्ड O और O माइनस। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बता ही दिया कैसे आया। फिर मैंने ये बॉन्ड यहाँ भी मूव कराया, क्योंकि नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड नहीं बनाता है कभी भी,
5 बॉन्ड नहीं बनाता कभी भी वो, तो ये बॉन्ड तो खिसकेगा, ये तो एक ही साथ खिसकाना है इसको, ये नहीं कि पहले इसको बना लिया, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जब मैंने इस बॉन्ड को ऐसे मूव कराया, उससे क्या होगा, इस वाले ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इस वाले नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि बॉन्ड को मूव करा दिया, फिर भी इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने भाई जब ये बॉन्ड यहाँ मूव कराया, तो इस वाले बॉन्ड को भी तो मूव कराया, तो जो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव नेगेटिव तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस वाले एरो से जो दूसरा एरो ऑक्सीजन पर घुमाया, उसकी वजह से भी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज रहा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। अब क्या है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर हमारी क्या है, जो हमारा कार्बोकैटायन है, और देखो इस बेंजीन रिंग के इस वाले एडजेसेंट कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज है। भाई इस पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, और यहाँ वाला कार्बन भी, जो ये वाला कार्बन है, ये भी तो पॉजिटिव है, तो ये इससे और खींचेगा। ठीक है, और खींचेगा कैसे, इसके पास तो पहले से ही कम है, जब ये नीचे वाला भी खींचेगा तो और भी कम हो जाएंगे स्पेस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें जो कम करना था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज हमें बढ़ाना नहीं है, हमें तो किसी ना किसी तरह उसको कम करना होता है। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने लगा दिया, ये तो इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर कहने की बात ये, तो माइनस आर इफेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, और माइनस आई इफेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। ये चीज ध्यान रख, यानी ये इसको डीस्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायन को। अब आप देखो, और दूसरी चीज, मेटा पोजीशन पर कोई माइनस आर इफेक्ट नहीं लगता है, ये भी चीज हमेशा के लिए ध्यान रखना। देखो, ये हमने ऐसे ऐसे ये मेटा पोजीशन पर लगा दिया, ओ पे माइनस कर देती हूँ, ठीक है, ये है CH2 पॉजिटिव, तो मैं इस बॉन्ड को यहां मूव करा दूं, उससे क्या होगा, मैं इसका एक और जैसे ही ये बॉन्ड यहां मूव करेगा, भाई इस बॉन्ड को मुझे यहां मूव कराना पड़ेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड था, उसको भी आगे मूव कराना पड़ेगा, तो वो यहाँ चला जाएगा, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन पर तो ये बॉन्ड जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन पर नहीं जैसे ही देखो, अब मैं इसको यहाँ मूव करा देती तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हो जाता, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो एक ही कार्बन की 5 वैलेंसी तो नहीं हो पाती, तो इसको तो मुझे मूव कराना ही कराना पड़ता है। अब अगर मैं ये सोचूं कि भाई मैं इसे यहाँ मूव करा दूं, तब भी मैं नहीं करवा पाऊंगी, क्योंकि ये इस वाली पोजीशन पर जा ही नहीं पाएगा बेटा। तो ये जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है, वो मेटा पोजीशन पर हम नहीं शो कर पाते, यानी मेटा पोजीशन पर कोई आर इफेक्ट नहीं लगता है। कुल मिलाकर कहने की बात हुई ये, ठीक है, कोई आर इफेक्ट नहीं लगेगा। तो अगर कोई आर इफेक्ट नहीं लगेगा, तो अगर मेटा पोजीशन की बात की जाए, आज तो इस पेन ने इतना दुखी कर दिया सच। तो मेटा पोजीशन पर हमारा कौन सा इफेक्ट लग रहा है, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। पैरा पोजीशन पर माइनस आई भी लगेगा और माइनस आर भी लगेगा, ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई भी लगेगा, माइनस आर भी लगेगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि माइनस आई और माइनस आर दोनों ही कार्बोकैटायन को डीस्टेबलाइज करते हैं। तो इसका मतलब जब पैरा और ऑर्थो तो बहुत ज्यादा डीस्टेबल होंगे, तो थोड़ा सा लेस, मतलब जो थोड़ा ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, मेटा डेरिवेटिव। ठीक है ना, इसमें तो सिर्फ एक ही इफेक्ट काम कर रहा है, एटलीस्ट आर इफेक्ट तो नहीं कर रहा, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, तो वो सिर्फ माइनस आई से ही खींच रहा है। पैरा और ऑर्थो में तो माइनस आई से तो खींच ही रहे हैं इलेक्ट्रॉन, माइनस आर से भी खींच रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों इफेक्ट जो है ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे। इसके कंपैरिजन में मेटा जो है थोड़ा सा स्टेबल होगा, तो इसलिए मेटा डेरिवेटिव जो है हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्थो और पैरा। अब हम कंपैरिजन करेंगे ऑर्थो और पैरा में, तो माइनस आर तो दोनों में एक जैसा है। ठीक है, माइनस आर तो यहाँ भी वैसा ही लगेगा जैसा पैरा पर लगेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, यानी कि पैरा पोजीशन का नाइट्रो इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा कम खींचेगा।
जबकि ऑर्थो वाला ज्यादा खींचेगा, और जितना ज्यादा खींचेगा इसका मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ के आएगा, और जितना ज्यादा बढ़ के आएगा ये उतना ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा। इसलिए पैरा वाला हमारा थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है ऑर्थो के कंपैरिजन में। और ऑर्थो जो है वो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि ऑर्थो पर माइनस आई बिल्कुल पास में लग रहा है, ऑर्थो पोजिशन तो बिल्कुल पास है पॉजिटिव चार्ज की, तो ये बहुत ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, इसलिए ज्यादा डीस्टेबलाइज हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा डीस्टेबलाइज होगा। इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, ठीक। अब बेंजीन रिंग पर अगर हमारे प्लस आई और प्लस आर वाले जुड़े हुए हों, जैसे कि मिथाइल ग्रुप क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से प्लस आर इफेक्ट को शो करेगा। तो देखो ये, इसको अगर हम दिखाएं कि ये ऐसे तो कैसे वो माइनस, देखो ये बॉन्ड अगर मैं यहाँ शिफ्ट कराऊं तो फिर मुझे ये बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कराना पड़ेगा। उससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, मैं बाकी बॉन्ड नहीं बनाया है, कभी आप सोचो मैंने बाकी क्यों नहीं बना रखे हैं, तो ऐसे बनेगी सिचुएशन सी, ये एच, ये एच और ये एच प्लस। अब पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो गया, ये कार्बन पर पॉजिटिव था, अब यहाँ हाइड्रोजन पर पॉजिटिव हो गया, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, उसको डीलोकेलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो है इसको ज्यादा अच्छा इफेक्ट दे रहा है, ज्यादा अच्छा स्टेबल बना रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस, ओ सॉरी, प्लस आई भी लग रहा है, प्लस आर भी लग रहा है, और प्लस आर आई और प्लस आर दोनों ही अच्छा स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्लस आई लग रहा है, यहाँ पर प्लस आर भी लग रहा है, यहाँ पर खाली प्लस आई लग रहा है, प्लस आर नहीं लग रहा है। हमें चाहिए प्लस आर अच्छा, तो प्लस आर बाकी दोनों में लग रहा है, इसलिए बाकी दोनों तो इससे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो इसलिए मेटा जो है सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, ज्यादा डीस्टेबल होगा, मतलब मेटा डेरिवेटिव ज्यादा डीस्टेबल, लीस्ट स्टेबल होगा, आप ये कह लीजिए। अब प्लस आर तो दोनों में एक जैसा है, प्लस आई यहाँ पर सबसे ज्यादा लग रहा है क्योंकि वो ऑर्थो पोजिशन पर है, डिस्टेंस बहुत कम है, जितना कम डिस्टेंस होगा उतने अच्छे इलेक्ट्रॉन वो दे पाएगा, आप ये समझ लीजिए। तो क्योंकि बहुत अच्छा प्लस आई लग रहा है और हमें अच्छा ही प्लस आई चाहिए, इसलिए ऑर्थो डेरिवेटिव ज्यादा अच्छा स्टेबल माना जाएगा, ठीक है, और पैरा फिर बीच में आएगा और मेटा इस तरह से, ठीक। इसके अलावा ना एक और भी था इस वो मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, आप अपने आप से करके देखना इसको। OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप, और मिथॉक्सी ग्रुप में क्या होता है, इतना मैं बता देती हूँ कि ये जो है हमेशा प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। आप ना खुद से सोचिएगा इसका जवाब क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या बन के आएगा अगर ये ऑर्थो मेटा पैरा पर मिथॉक्सी ग्रुप हो तो। नहीं आएगा आंसर तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी, पर ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। फिर आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। तो एरोमेटिक तो मैंने जैसे बताया सबसे ज्यादा स्टेबल होते ही है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एरोमेटिक कैसे है, ये इस तरह से है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाए, ये बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बना के दिखा देते हैं ऐसे, ठीक है। एक और रेजोनेटिंग फॉर्म बना सकते हैं, इस बॉन्ड को हम इधर भी मूव करा सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज पूरे में घूम रहा है, तो इसीलिए हमने क्या कर रखा है, हमने सिर्फ इतना दिखा, अरे भाई क्या मुसीबत आई है इससे, इसलिए हमने इसको ना बस ऐसे दिखाया हुआ है। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज तीनों कार्बन एटम पर गया। अब ये क्या है, 4n+2, ये एरोमेटिक है। जो साइक्लोप्रोपाइल कैटायन होता है वो एरोमेटिक होता है। 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और n की वैल्यू आएगी 0। तो n की वैल्यू पूरा होल नंबर जब आती है या 0 आ रही है, तो इसका मतलब कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। अब इसमें भी ये सारे ही साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन है, लेकिन एक में तो हमारी जुड़ी हुई है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, एक में जुड़ा हुआ है मिथाइल, और एक में जुड़ा हुआ है फिनाइल। आई डोंट, कैसे समझाऊं मैं? तो बेटा साइक्लोप्रोपाइल रिंग जो होती है, अभी मैं आगे आप ये आएगा आपके में आगे, उसको मैं अच्छे से समझा दूंगी जब। अभी फिलहाल के लिए तो इतना ही समझ लीजिए आप कि साइक्लोप्रोपाइल जो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन से अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी हुई है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन वो हमारे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, फिलहाल के लिए तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि साइक्लोप्रोपाइल वाले सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग इस मिथाइल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि फिनाइल रिंग थोड़ा सा क्या होता है, ये पूरी रिंग होती है ना पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, ठीक है, सिर्फ स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसको थोड़ा मतलब पीछे रखा हुआ है, और मिथाइल ग्रुप वाले को आगे रखा हुआ है। तो मिथाइल जो होते हैं हमारे प्लस आई इफेक्ट जो है शो करते हैं, ठीक।
तो cation obeying 4n+2 pi rule are stable because they are aromatic and there is complete delocalization of positive charge. Extra stability of tricyclopropyl साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, अच्छा मैं इसको साइक्लोप्रोपाइल कटायन बोल जा रही हूँ, ये साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन है। डबल बॉन्ड है ना इसमें, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकैटायन है ये, और इससे जुड़ी हुई है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ये पहले वाले के लिए नाम है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपाइल रिंग जहां पर अटैच होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया मुझे लग रहा है। तो आज तो ये स्टेबिलिटी मैं यहीं पर खत्म कर रही हूँ। हालांकि देखो एग्जाम में तो ना सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस आएगा, तो आपको ऐसा नहीं कि सारे कार्बोकैटायन जितने मैंने डिस्कस किए सबकी को स्टेबिलिटी डिस्कस करनी है। वो आपके टाइम के ऊपर है कि आप किन किन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना चाहते हैं। बस स्टेबिलिटी डिस्कस करते समय यही ध्यान रखना है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए और डीलोकलाइजेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर मैंने उल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी है, पर मैं कई बार ना बोलते समय ध्यान नहीं रहता कि कहीं कुछ गड़बड़ बोल दिया है शायद। स्टेबिलिटी मैग्नीट्यूड ये सब एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते से है, इसलिए मैंने सब लिख दिया है, तो ध्यान रहेगा आपके। बस ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड को कम रखना है और स्टेबिलिटी तो ज्यादा होगी और डीलोकलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।